Hey guys, my name is Chandrasekhar Barula and I'm a chartered accountant. These are lecture sessions of Information System Audit, which is a post-qualification course for chartered accountants. And the intent of these particular lecture is to make this course easy, understandable, lucid. So my number is 9899123008, and in case of any feedback you can contact me in this number, and in case of any suggestions or you are welcome, and in case you need any professional help in and around Delhi, you can further contact me in this number. So इस कोर्स इस लेक्चर सेशंस का इंटेंट ये है कि जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसमें अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, तो वो इन लेक्चर सेशंस को देखें, पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, एंड देन दे कैन ईजिली पास दिस एग्जामिनेशन. तो आज का हमारा चैप्टर है इंटरनेट. हमारा इंटरनेट में सबसे पहले हमें हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट दी हुई है, तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट हम लेकर चलते हैं. तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट स्टार्ट हुई जब कंप्यूटर बना, क्योंकि कंप्यूटर के बाद ही इंटरनेट है. इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क of networks, basically connecting predominantly the computers और उससे related associated networks. तो सबसे पहले जो, जैसा कि हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था कि सबसे पहले हमारा जो चीज़ बनी वो थी मेन फ्रेम्स थे. मेन फ्रेम्स इसलिए, और उनके साथ थे डम टर्मिनल्स. तो मेन फ्रेम्स क्यों बने? मेन फ्रेम्स इसलिए बने क्योंकि कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था. स्टार्टिंग में कंप्यूटर को एक एसी के अंदर रखना पड़ता था, कोई अंदर जा नहीं सकता था, तो उन्होंने मेन फ्रेम्स बना दिए और साथ में डम टर्मिनल दे दिया ताकि लोग कम्युनिकेट कर सकें. उसके बाद टाइम शेयरिंग मोड आया. पहले कंप्यूटर, एक बड़ा सा कंप्यूटर एक ही वक्त में एक ही काम करता था. उसके बाद क्या हुआ कि कई लोग उसमें काम करने लगे, बाहर बैठकर कई लोग उसका टाइम शेयर करने लगे. तो टाइम शेयरिंग मोड आता था, यानी कि आप कंप्यूटर से बाहर बैठकर डम टर्मिनल से कम्युनिकेट कर सकते थे, क्योंकि कंप्यूटर, बड़ा कंप्यूटर एसी के अंदर रहता था और चिल्ड इन्वायरमेंट में रहता था. इट यूज टू बी बहुत कम टेम्परेचर. आज की डेट में जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटम कंप्यूटर्स, गूगल ने क्वांटम कंप्यूटर्स खरीदा है जो कि नेक्स्ट पैराडाइम है, तो -50 डिग्री में रहता है क्वांटम कंप्यूटिंग, ताकि सही तरीके से हो जाए. लेकिन वो -50 डिग्री में नहीं रहता था, लेकिन काफ़ी कम टेम्परेचर्स में रहता था. 0 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री ऐसे एसीज काम करते थे और उसको कूल करते थे उसके सर्वर को. तो उसके अंदर जाना और उसके अंदर काम करना पॉसिबल नहीं था, और दूसरा हाईली टेक्निकल था, टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत थी. तो कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही उसके अंदर जाने दिया जाता था. बहुत बड़ा सिस्टम था, कहीं कुछ ख़राब हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए तो ह्यूमन एफर्ट मल्टीपल लग सकता था. तो एक बाद में क्या हुआ कि उसको कंप्यूटर रियल टाइम कम्युनिकेशन करने के लिए कंप्यूटर से एक डम टर्मिनल दे दिया गया. तो ये मेन फ्रेम का कॉन्सेप्ट था, इस वजह से मेन फ्रेम आए. उसके बाद आपका टाइम शेयरिंग मोड स्टार्ट हुआ, जिसमें 3 या 4 डम टर्मिनल एक साथ मेन फ्रेम्स के साथ कम्युनिकेट करते थे. उसके बाद कंप्यूटर्स धीरे धीरे पावरफुल होते चले गए. उसके बाद क्या हुआ कि 1960 के टाइम पर अमेरिकन डिफेंस जो था, उसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जो 1960 के टाइम पर कोल्ड वॉर होने की नौबत आ गई. असल में क्या हुआ कि सबसे पहले स्पुतनिक लॉन्च किया रशिया ने स्पुतनिक लॉन्च करने के बाद अमेरिका, क्योंकि स्पेस रेस में पीछे हो गया, तो वो वहाँ पर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसने एक एजेंसी बनाई, ARPANET, डार्पा, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी बनाई. तो ARPANET कहा जाता था उसे. तो ARPANET ने क्या किया कि सबसे पहले वो स्पेस और कंप्यूटर्स उसके हाथ में थे. स्पेस वाला चीज़ें नासा को दे दी गई और कंप्यूटर्स इसी एजेंसी के पास रह गया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के पास रह गया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के पास रह गया. तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने 1960 में ये देखा कि उनके पास, क्यूबा के पास मिसाइल्स थी, कुछ न्यूक्लियर मिसाइल्स थी. तो अमेरिका में हड़कंप मच गया. कोल्ड वॉर था, रशिया और अमेरिका के बीच में लड़ाई थी. क्यूबा जो कि अमेरिका के बिल्कुल नज़दीक था और वो रशिया का साथी था, वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, वहाँ पर कुछ ऐसी मिसाइल्स देखी गई जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल हैं. तो अमेरिका में एक सोच उभरी कि अगर वॉर होगा
तो उस टाइम पर सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा, नॉर्मल कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगा। तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो वहाँ पर उस टाइम पर टेलीफोन्स हुआ करते थे जो कि सर्किट स्विचिंग में चलते थे, यानी कि अगर एक सर्किट है तो पूरा सर्किट वही सर्किट में वॉइस चलती थी। अगर एक आपने फ़ोन उठाया, दूसरे ने फ़ोन उठाया, एक बार सर्किट बन गया, उसी सर्किट में वो सर्किट रहना चाहिए, तभी कम्युनिकेट हो सकता था। तो कमांड को जीवित रखने के लिए कि अगर लड़ाई हो जाए, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, और उस वर्ल्ड वॉर में क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर से गुजरा था तो वो थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी सोचता था। मुश्किल से 15 साल हुए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर को गुजरे हुए, और उन्होंने सोचा थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो कैसे ये कम्युनिकेशन लाइव रखा जाएगा। तो उन्होंने एक नई चीज़ स्टार्ट की, पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में जो था कि हमने पहले पढ़ा है कि छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में इन्फॉर्मेशन जाती थी। इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में बांट दिए गए, उनको फ्रेम्स में कन्वर्ट कर दिया गया। 200 बाइट्स करीब का एक फ्रेम होता था। वो फ्रेम्स के आगे आईपी एड्रेस होता था, उसके आगे सीक्वेंसिंग होती थी। अब ये बाइट्स जा सकते थे और ये बाइट्स इंटरनेट में कम्युनिकेट कर सकते थे किसी भी रूट के थ्रू। जो एक बाइट किसी रास्ते से जा रहा है, दूसरा बाइट किसी रास्ते से जा रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट थे, पाथ इंडिपेंडेंट थे, और वो डेस्टिनेशन में जाकर मिल जाते थे और फिर वो इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर लेते थे। तो 1960 में जब कोल्ड वॉर आया तो उस टाइम पर जो गवर्नमेंट ने, जो अमेरिकन डिफेंस रिसर्च ने, उन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क लगाने की सोची, ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क बनाने की सोची जो कि रीरूट करेगा इन्फॉर्मेशन को। बाद में ब्रिटेन और फ्रांस में इसमें जुड़ गए। तो इस रिजल्टिंग नेटवर्क को ARPANET कहा गया। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आज की डेट में डार्पा जो है अमेरिका की मोस्ट प्रीमियर डिफेंस एजेंसी है, पेंटागन के साथ जुड़ी हुई, और दुनिया में जो सबसे टॉप मोस्ट प्रीमियर रिसर्च होती है यहीं पर होती है। तो कुछ कंप्यूटर्स जुड़ गए। पहले इनिशियली 17-15 कंप्यूटर्स जुड़े, बड़े बड़े कंप्यूटर्स जुड़े जो आपस में कम्युनिकेट करते थे। धीरे धीरे इनमें प्रोटोकॉल्स डेवलप होने लगे, क्योंकि कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करना है तो प्रोटोकॉल करना है। फिर उसके बाद इनसे बाहर के कंप्यूटर्स जोड़ने की सोची गई। TCP/IP यूज़ किया गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल किया गया। और सबसे फिर उसके बाद इस कंप्यूटर्स में ईमेल भेजा जाने लगा। तो ये इसका प्रोग्रेशन है। तो सबसे पहले 1970s में नेशनल साइंस फाउंडेशन जो अमेरिका की और एजेंसी है, उसने यूनिवर्सिटीज़ के साथ सुपर कंप्यूटर को जोड़ने का काम स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अगर सोवियत रशिया को, USSR को रिसर्च में हराना था तो साइंटिस्ट के पास एफिशिएंट सिस्टम क्रिएट करना था, यूनिवर्सिटीज़ में एफिशिएंट क्रिएट करना था कि साइंटिस्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, और अगर कोई एक रिसर्च हो चुकी है तो उसका पता दूसरे को इजीली पता चल जाए। कोई रिसोर्सेज शेयर करना चाहते हैं वो शेयर कर दे। पहले इनिशियली ये फाइल शेयरिंग मैकेनिज्म था, डेटाबेस बहुत बाद में आया। फाइल शेयरिंग मैकेनिज्म था। तो नेशनल साइंस फाउंडेशन ने सुपर कंप्यूटर्स लगा दिए मेजर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में, और उसके बाद फिर उसको नेटवर्किंग की डिमांड होने लगी। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि NSF का नेट या NSF नेट जो है वो बढ़ता चला गया और वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में को लिंक करता चला गया। तो NSF नेट, ARPANET और दूसरे नेटवर्क UseNet, BitNet जो थे ये सब सेपरेट थे, कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। लेकिन 1980 में ये मर्ज होना चालू हो गए और इन्होंने इंटरनेट का बैकबोन तैयार किया। 1990 में वास्ट मेजॉरिटी ऑफ जो इंटरनेट यूज़र थे वो गवर्नमेंट एजेंसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे। तो 1990s में जो है कुछ कंपनी जैसे IBM, MCA, Sprint को इस इंटरनेट में इंटरेस्ट आने लगा, और मई 1995 में NSF ने, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने जो फंडिंग थी उसको टर्मिनेट कर दिया। तो तब से उसके बाद ये इंटरनेट जो है ग्रो करता चला गया और कंज्यूमर के हाथ में आता चला गया। तो एक लूजली कनेक्टेड नेटवर्क बन गया जो कि कोल्ड वॉर के लिए भी बनाया गया था, और ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क बन गया जो कोल्ड वॉर के टाइम पर भी बचा रहे। तो आज गवर्नमेंट भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है, मतलब गवर्नमेंट्स भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। चाइना ने कंट्रोल करने की कोशिश की है पर वो हर बार कंट्रोल के बाहर हो जाता है। तो उसके इंटरनेट बना ही इसलिए था कि किसी भी सिचुएशन में, कैसी भी सिचुएशन में कम्युनिकेशन कर सके, और आज वही चीज़ हो रही है। तो पैकेट स्विचिंग, स्विच्ड नेटवर्क्स
ने एक रिवॉल्यूशन, सबसे पहले कंप्यूटर्स आए, उन्होंने एक रिवॉल्यूशन पैदा किया, उसके बाद टाइम शेयरिंग आया, उसके बाद पैकेट स्विचिंग आया जिसने एक अलग पैराडाइम क्रिएट किया, उसके बाद ये नेटवर्क होने लगे, उसके बाद TCP/IP प्रोटोकॉल आया जिसने सबको एक दूसरे से बात करने के लिए एक स्टैंडर्ड दिया। यानी सारे कंप्यूटर्स पहले अलग हुआ करते थे, उनको वो बात नहीं कर सकते थे, तो उनको बात करने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ किया। फिर ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने OSI मॉडल लेकर आया जिसमें लेयर बाय लेयर उसने स्टैंडर्ड्स बनाने चालू किए। तो उसके बाद ये नेटवर्क बढ़ता चला गया, और फिर उसके बाद जो नेटवर्क इनिशियली ARPANET था, यानी डिफेंस का एक अमेरिकन डिफेंस का एक नेटवर्क था, यूनिवर्सिटी में बढ़ा, यूनिवर्सिटी से और आगे बढ़ा, उसकी यूटिलिटी बढ़ती गई, कमर्शियल यूटिलिटी बढ़ती गई। जैसे ईमेल्स वगैरह सबसे पहले स्टार्ट हुए, ईमेल्स रिवॉल्यूशनरी थिंग था कम्युनिकेशन में, उसके बाद आगे ये बढ़ता चला गया। उसके बाद फिर ये कमर्शलाइज हो गया 1995 में। उसके बाद कुछ कंपनीज आई, याहू सबसे पहले आया और फिर गूगल आया जिसने सर्च इंजन क्रिएट किए कि इस नेटवर्क से रिसोर्सेज, इस नेटवर्क के रिसोर्सेज को कैसे फाइंड आउट किया जाए, इस नेटवर्क में पेजेस कैसे पढ़े जाएं। तो उसके लिए गूगल और याहू ने सर्च इंजन्स क्रिएट की और वहीं से एडवर्टाइजिंग आने लगी इनके पास। तो ये कमर्शियल चीज़ में बदल गया 1995 के बाद, ये कमर्शियल चीज़ में बदल गया 1990s से बेसिकली। और उसके बाद फिर ये आज की डेट में और बिजनेसेस हुक्ड अप हो गए, और उसके बाद बैंक्स हुक्ड अप हो गए, और उसके बाद तो फिर एक के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर इससे हुक्ड अप हो गया। और आज की डेट में कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन कोई भी इसे टोटल कंट्रोल नहीं करता। हर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल आपका अगर आप नाम जानना चाहते हैं, हर एक के नाम के आगे IP एड्रेस जो है वो TNS सर्वर में, डोमेन नेम सर्वर में, तो उसकी एक अथॉरिटी है। हर एक इंटरनेट के ऑर्गेनाइजेशन में इंडिपेंडेंट कुछ अथॉरिटीज़ हैं जो इसके ईजी कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं। बाकी कोई इसका NSF ने जब से फंडिंग हटाई, कोई इसका कंट्रोल उसका ख़त्म हो गया। तो फिर हमारी स्टडी में ये बताया गया कि कोई भी व्यक्ति इंटरनेट, कोई भी सिंगल एजेंसी या सिंगल व्यक्ति इंटरनेट कुछ के इंचार्ज नहीं है। दूसरा ये है कि ऑर्गेनाइजेशन है वो टेक्निकल एस्पेक्ट डेवलप करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं एप्लीकेशंस के लिए, लेकिन कोई गवर्निंग बॉडी इसको कंट्रोल नहीं करती है। जो इंटरनेट का बैकबोन है वो प्राइवेट कंपनीज ओन करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने एक, जैसे इंडिया में अगर कोई फाइबर ऑप्टिक केबल है, वो बैकबोन हम उससे कह सकते हैं। बैकबोन का मतलब ये है जो मेजर डेटा ले जाएगा, वो रिलायंस ने लगाया हुआ है। तो इसलिए बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड, जगह जगह जो है इसका बैकबोन जो है वो ओन करती हैं। तो अलग अलग कंपनी बैकबोन ओन करती है। कोई बैकबोन के थ्रू लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को से कम्युनिकेट होता है, जो कि वेरियस कंपनीज है, जैसे एयरटेल है, आपका वोडाफोन है, इस तरह से बाकी और कंपनी है। तो और वर्ल्ड वाइड अलग अलग जगह अलग अलग कंपनीज हैं, तो सब कंट्रीब्यूट करती हैं इंटरनेट में और एक नेटवर्क क्रिएट करती हैं। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो TCP/IP है, जो मेजर प्रोटोकॉल इसमें TCP/IP प्रोटोकॉल है। और इसी प्रोटोकॉल पर आप अपने नए तरह के हार्डवेयर डेवलप कर सकते हैं, नई तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, और एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं, फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और कंटिन्यूसली ये इवॉल्व कर रहा है। हर जगह न्यू सॉफ्टवेयर्स इसमें अटैच होते जा रहे हैं, न्यू कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे मोबाइल्स इसमें अब अटैच होते जा रहे हैं। तो ये नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। तो कंपनी इंटरनेट को ओन नहीं करती, लेकिन कुछ बॉडीज़ ओवरसी करती हैं, वेरियस एस्पेक्ट जो है इंटरनेट उनको ओवरसी करती हैं। तो इसमें ग्रुप में ISOC है। ISOC मतलब इंटरनेट सोसाइटी, जो कि काफ़ी बॉडीज़ को कोऑर्डिनेट करती है। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर काफ़ी बॉडीज़ काम करती हैं और उन्हें एडवाइस देती है, उन्हें डायरेक्शन देती है। फिर होती है IAB, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड है, जो कि ISOC इंटरनेट सोसाइटी
के प्रति जवाबदेह है, रिस्पॉन्सिबल है। और आर्किटेक्चर देखता है, आर्किटेक्चर कुछ भी हो सकता है, क्लाइंट सर्वर हो सकता है, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर हो सकता है। उसमें भी आपका मेन फ्रेम तो ख़त्म हो गया, क्योंकि मेन फ्रेम तो जब कंप्यूटर को एसी में रखा जाता था, बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे और आपको ये सोचा जाता था कि वहाँ तक नहीं पहुँचना है, वो उस जगह यूज़ होता था। लेकिन फिर भी कई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फॉर एग्जांपल बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन मेन फ्रेम आज भी यूज़ करते हैं विद इंटेलिजेंट टर्मिनल्स यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, ये यूज़ करते हैं। तो वो इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड उसका आर्किटेक्चर देता है। फिर इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF, जो कि ये आर्किटेक्चर बोर्ड को जवाब दे, इसकी रिस्पॉन्सिबल है IAB की तरफ। तो ये क्या है, बेसिकली प्रोटोकॉल्स डेवलप करता है, जैसे फॉर TCP IP प्रोटोकॉल्स, डोमेन नेम सर्वर, DNS और इस तरह की चीज़ें डेवलप करता है और इनको मेंटेन करता है कि भाई डोमेन नेम सर्वर, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिकली IP वर्जन 4 चल रहा है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 चल रहा है, वर्जन 6 की अब चालू होने वाला है। तो ये सारे ट्रांजिशंस, कौन से इंटरनेट प्रोटोकॉल्स चलने हैं, तो ये सारी चीज़ें IETF देखता है। तो क्योंकि पहले क्या होता था कि ये नहीं सोचा गया था कि इंटरनेट प्रोटोकॉल 4 में 4 और 4 यानी कि 16 प्लेसेस हैं। तो इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ IP एड्रेस बन सकते हैं, लेकिन क्या है वो अब कम पड़ने लगे हैं, क्योंकि एक्सप्लोजन हो गया है इंटरनेट के वेब पेजेस वगैरह में। तो IP वर्जन 6 लाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है IAB देखता है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स जो है इसको IAB को हेल्प करता है। और सबसे ऊपर होता है इंटरनेट सोसाइटी, जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद है IANA, जो पुराना ऑर्गेनाइजेशन था, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, जिसे ICANN ने रिप्लेस कर दिया है। तो ICANN जो है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर है। तो ये क्या करता है कि जो डोमेन नेम सर्वर में जो नेम्स जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस होगा, तो उसको कोऑर्डिनेट करता है, IP एड्रेसेस को असाइन करता है। क्योंकि IP ऐसा है कि हम कंप्यूटर जो है वो न्यूमरल समझता है, वो ये नहीं समझता www.yahoo.com, वो yahoo.com IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। तो ये जो है सबसे पहले, जैसे ही हम कंप्यूटर को google.com कहते हैं, तो जैसे ही टाइप करते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर अपनी कैश में ढूंढता है, अपने हार्डवेयर में ढूंढता है, और वो ढूंढता है कि इसके करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस है कि नहीं है। पहले यूज़ किया होता है, अगर वहाँ सेव्ड है तो वो उससे कनेक्ट कर लेता है, अगर नहीं है तो वो सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है, सर्विस प्रोवाइडर नहीं होता है तो फिर आगे जाता है। तो इस तरीके से उसमें कई लेयर्स हैं DNS में, डोमेन नेम सर्वर में। तो उसमें कई अथॉरिटीज़ हैं, कई लेवल्स हैं जो आपके नेम को यूनिक नंबर में कन्वर्ट करते हैं। और यूनिक नंबर जो है वो IP एड्रेसेस हैं, और इनको असाइन करना इसके लिए कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। क्योंकि आज मैं www.google.com लेना चाहूँ, मैं नहीं ले सकता, वो पहले से ही असाइंड है। तो एक अथॉरिटी है जो इसको कोऑर्डिनेट करती है, और उसका नाम है ICANN, और पहले थी IANA नाम था, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी नाम था पहले उसका, और अब जो है ICANN है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर है। इसके बाद हमारे स्टडी में इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में दिया गया कि एक बेसिक आइडिया दिया गया है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो जैसे मैंने पहले बताया, इंटरनेट में कंप्यूटर होता है, हर कंप्यूटर इस नेट में जुड़ा होता है, और जो कि इस बड़े नेटवर्क का बहुत छोटा सा पार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास कंप्यूटर है, आपका ऑफिस है, उसमें लोकल एरिया नेटवर्क है, अपना नेटवर्क है, आपका लोकल IT उसे देख रहा है, या हो सकता है आपके घर में एक नेटवर्क हो। ये दोनों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वोडाफोन हो गया, रिलायंस हो गया, और उसके बाद टाटा हो गया, और एयरटेल हो गया, इनसे जुड़े होते हैं। तो ये मोबाइल कंपनीज होती हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है लार्जर नेटवर्क से जुड़ा होता है और उसके नेटवर्क का पार्ट होता है। तो बेसिकली इंटरनेट क्या है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स है। तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी कम्युनिकेशन कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस के पास अपना डेडिकेटेड बैकबोन है, डेडिकेटेड बैकबोन यानी कि जैसे फॉर रिलायंस के पास तो अपनी फाइबर ऑप्टिक केबल हैं जो उन्होंने बिछाए हुए हैं।
उस फाइबर ऑप्टिक केबल्स को कई कंपनी यूज़ करती हैं, लेकिन जो लोकल जगह में अगर एक वायरलेस कम्युनिकेशन एंटीना बनाया तो वो एंटीना जो है वायरलेस ट्रांसमिशन हो रहा है, तो वो हर एक कंपनी के अपने अपने वायरलेस ट्रांसमिशन है। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी से कहीं पर कम्युनिकेट करने लग रही है तो उसके बीच में अथॉरिटीज़ हैं, गेटवेज बने हुए हैं जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उसके थ्रू दूसरे एयरटेल अगर रेलाइन से कम्युनिकेट कर रहा है तो उसे गेटवे के थ्रू जाना पड़ेगा, उसके बीच में गवर्नमेंट है तो उसकी स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट का जो कंपनी इन्होंने एक सेपरेट कंपनीज फ्लोट की हैं, कई प्राइवेट सेक्टर ने कई जगह में गवर्नमेंट ने कर रखी हैं, तो वो कंट्रोल करता है। तो यानी कि हर जगह नेटवर्क है, एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। और एक चीज़ होती है पॉप, यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। तो जो फॉर एग्जांपल एयरटेल अगर इस एरिया में काम कर रहा है या वोडाफोन अगर दिल्ली में काम कर रहा है तो वो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है। तो आप क्या है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस से जहाँ पर जिस कंपनी का पॉइंट ऑफ प्रेजेंस या पीओपी है उससे कम्युनिकेट करते हैं। तो यानी कि अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, नॉर्मल यूज़र कम्युनिकेट कर रहा है तो वो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में कम्युनिकेट करेगा उस आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन क्या होता है कि दो नेटवर्क्स जो आईएसपी हैं, दो बड़े आईएसपी हैं, हाई लेवल नेटवर्क्स हैं, वो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, उसे नैप पॉइंट्स कहते हैं, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट्स। तो अगर आपने कोई सर्वर नैप पॉइंट्स में रखा हुआ है तो वो बड़ी तेज़ी से कम्युनिकेट करेगा। अगर मान लीजिए सपोज आप इंटरनेट में जाना चाहते हैं और एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप अपने घर में भी एक कंप्यूटर क्रिएट कर सकते हैं, अप एंड रनिंग कर सकते हैं उसका। आप एक वेबसाइट का अपना नेम बना सकते हैं और नेम मिल जाता है। और उसके बाद क्या है कि आप अपने घर में कंप्यूटर, सिंपल कंप्यूटर रख सकते हैं। हाँ, उसका जो कंप्यूटर है वो अप एंड रनिंग होना चाहिए 24 घंटे। जब बंद होगा तो वो एक्सेस नहीं हो पाएगी उसकी। लेकिन उसमें जो एक्सेस होगी वर्ल्ड वाइड वो काफ़ी हल्की होगी। लेकिन अगर आप नैप पॉइंट में, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट्स में, जहाँ पर हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्ट करता है, जहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है, जहाँ ट्रिलियंस ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा फ्लो करता है इन इंडिविजुअल नेटवर्क पॉइंट में, तो वो आपका सर्वर फास्ट रिस्पॉन्स करेगा, आपका वेबसाइट बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करेगी। गूगल, फेसबुक गूगल वगैरह के सर्वर्स जो हैं नैप पॉइंट्स से कनेक्टेड हैं, तो और हाई स्पीड उसमें फाइबर ऑप्टिक केबल्स लगे हुए हैं। तो यानी बेसिकली देखा जाए इंटरनेट को अगर डिफाइन किया जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि ह्यूज कॉर्पोरेट नेटवर्क्स जहाँ इंटर कम्युनिकेट करते हैं नैप पॉइंट्स में, इसे इंटरनेट कहते हैं। वैसे वो इंटरनेट उससे भी ज़्यादा है क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़, हर एक इंडिविजुअल्स उसके आगे ब्रांचिंग आउट होती है। तो इस तरीके से एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है, एक रिसोर्स दूसरे रिसोर्स से कम्युनिकेट कर सकता है। यानी कि अगर मान लिया सपोज आपकी कंपनी वर्ल्ड वाइड में है, दुनिया भर में है, तो आपका एक कंप्यूटर दिल्ली में और एक कंप्यूटर न्यूयॉर्क में है, और सपोज आप किसी को प्रिंट आउट चाहिए तो वो न्यूयॉर्क के प्रिंटर को आप ये दिल्ली से कमांड दे सकता है, दिल्ली के प्रिंटर के साथ अटैच करके उससे कमांड दे सकता है, और प्रिंटिंग न्यूयॉर्क में होगी। यानी कि वो सारे प्रिंट आउट्स बन के न्यूयॉर्क में हो जाएंगे। तो ये बेसिकली जो है और रिसोर्सेज भी, और सारे रिसोर्सेज भी इसमें अटैच्ड हैं। तो नेटवर्क्स जो हैं इन नैप पॉइंट्स में रिलाई करता है, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट्स में रिलाई करता है, और जो बैकबोन की तरह काम करते हैं। इस जो यहाँ से एक बैकबोन, दो डिफरेंट बैकबोन्स की लिंकिंग होती है, और फिर ये एक बैकबोन, इंटरनेट का बैकबोन की तरह काम करते हैं, और राउटर्स होते हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर मान लिया सपोज एक मैसेज एक कंप्यूटर को लीव करता है तो वर्ल्ड में वो मैसेज कहीं भी पहुंच सकता है और विद इन सेकेंड्स पहुंच सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर एक मैसेज आपने भेजा है तो मैसेज छोटे पैकेट्स में बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएगा। तो जो पैकेट्स हैं वो
ज़रूरी नहीं है एक डायरेक्शन में जाएं, हर पैकेट एक ही लाइन से जाएं। हो सकता है अगर एक दिल्ली के होते हुए चले जाए, दिल्ली बॉम्बे, दिल्ली से बॉम्बे होते हुए चले जाए, और एक पैकेट हो सकता है मॉस्को होते हुए यूएस चले जाए। मतलब अलग अलग पैकेट्स अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो इसे पैकेट स्विचिंग कहते हैं, और ये इंटरनेट में बहुत प्रिवलेंट है, और यही इंटरनेट की कमाल है। उसके बाद हमारी स्टडी में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में दिया गया। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी है जो इंडिविजुअल यूजर बिजनेसेस को कनेक्टिविटी देती है इंटरनेट के लिए, और उसके लिए पैसे चार्ज करती है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो क्लाइंट्स को इंटरनेट की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए एक मीडियम देते हैं। तो यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है तो वो आपके और दूसरी वेबसाइट के बीच में एक लिंक के रूप में काम करता है। तो वेब होस्टिंग हो गई, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, मेल्स हैं, मेल्स का ट्रांसफ़र है, वो हो सकता है। अगर न्यूज़ ग्रुप्स हैं वो उससे आपको एक्सेस मिल सकता है, चैट रूम्स हैं। उसके बाद बहुत सी चीज़ें हैं जो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत से रिसोर्सेज हैं। तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। अगर मान लीजिए सब मालदीव्स का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा तो बहुत छोटा होगा, अगर इंडिया जैसी कंट्री का होगा तो बहुत बड़ा होगा। जैसे इंडिया में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो टाटा है आपका, BSNL है आपका, और कंपनीज़ हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं। जैसे कई तो फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर जैसे लाइनक्स है, अपाची वेब सर्वर्स हैं, ये सब ये यूज़ कर लेती हैं। और इवन जो डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं जो इनके काम के लिए वो भी यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही हेट्रोजेनियस टाइप का नेटवर्क है जिसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के सर्वर्स यूज़ किए जाते हैं। और बेसिकली जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है बैकबोन की तरह काम करता है। उसके बाद हमारी स्टडी में इंटरनेट बैकबोन्स के बारे में दिया है। बैकबोन्स बेसिकली लाइंस होगा, कम्युनिकेशन लाइंस होगा। तो नेशनल साइंस फाउंडेशन ने 1987 में पहली हाई स्पीड बैकबोन क्रिएट किया, और जिसे NSF नेट कहा जाता था। तो वो T1 लाइन थी, वो 170 स्मॉल नेटवर्क्स को कनेक्ट करती थी, और एक फाइबर ऑप्टिक केबल ले डाउन की US से समुद्र के नीचे, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस को कनेक्ट करती थी। तो ये जो है 1.5 Mbps डेटा ले जाती थी। इसमें करीब 40,000 के लाइंस के बराबर का, टेलीफोन लाइंस के बराबर का डेटा जाता था। तो ये उसके बाद क्या है, IBM, MCI और कुछ कंपनी ने साथ जुड़कर NSF के साथ कोऑपरेट करके एक बैकबोन डेवलप किया, जो इसे T3 कहा गया, जो 45 Mbps डेटा इसमें से जा सकता था, मैक्सिमम डेटा जो जा सकता था। बैकबोन जो है बेसिकली अगर हम उसे समझें तो वो एक फाइबर ऑप्टिक ट्रंक लाइन है। ट्रंक लाइन के अंदर क्या होता है, मल्टीपल फाइबर ऑप्टिक केबल्स होते हैं जो आपस में कंबाइन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स को हम OC बोलते हैं, यानी ऑप्टिकल कैरियर। तो OC3, OC12, OC48 ये अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। OC3 लाइन 125 से 155 Mbps ले जा सकती है। OC48 जो है 2.4 Gbps ले जा सकती है। तो 2.4 गीगाबाइट्स पर सेकंड ले जा सकती है। आज की डेट में और बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आज की डेट में टेराबाइट्स ले जाने वाली लाइन बन गई हैं। तो बहुत सारी कंपनीज़ हो गई हैं जिनका अपना हाई कैपेसिटी बैकबोन है, और जो नैप पॉइंट्स में कनेक्ट होती हैं। तो बैकबोन बेसिकली आप कहें तो फाइबर ऑप्टिक ट्रंक लाइन्स हैं। अगर बैकबोन्स, अगर इंटरनेट बैकबोन्स बोलें तो ये बैकबोन्स कौन करता है, कई जगह गवर्नमेंट ओन करती है, और मोस्ट प्लेसेस में कंपनीज़ ओन करती हैं। गवर्नमेंट ओन कंपनीज़ या प्राइवेट कंपनीज़ ओन करती हैं बैकबोन्स को। बैकबोन्स क्या करती हैं, डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करती है, और ये नैप पॉइंट में कनेक्ट करती हैं। और इंटरनेट जो है आप ये कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट है बिटवीन वर्ल्ड की सारी कंपनीज़ के बीच में। एक एग्रीमेंट है बातचीत करने के लिए, डेटा भेजने के लिए, स्प्रॉलिंग एग्रीमेंट है कि फ्रीली कम्युनिकेट करने के लिए। और उसमें वो थोड़ा सा चार्ज ले लेती हैं अपने जो बंदा है जो जुड़ा हुआ है, जो लोकल एरिया नेटवर्क जुड़ा हुआ है, या
इंडिविजुअल कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, या मोबाइल कंपनी अपने मोबाइल इंटरनेट है तो मोबाइल वाले से वो चार्ज कर लेती हैं। उसके बाद हमारे स्टडी में क्लाइंट सर्वर टॉपिक दिया हुआ है। क्लाइंट सर्वर में क्या है कि इंटरनेट जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो पावरफुल सर्वर्स का खेल है। दुनिया में जगह जगह सर्वर्स हैं बेसिकली इंफॉर्मेशन लिए हुए, और क्लाइंट जो है उन सर्वर से कम्युनिकेट करता है कॉन्स्टेंटली। अब जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है तो एक पर्टिकुलर सर्वर है रेलवे का, और उससे बाकी इंडिया में बाकी जितने भी रेलवे रिजर्वेशन हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। जैसे बैंक है, एटीएम मशीन है किसी भी बैंक का, जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाब नेशनल बैंक का, उसके सर्वर से कम्युनिकेट करता है। तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्वर है, जैसे विकीपीडिया है उसका एक सर्वर है, तो हर एक का सर्वर है। तो अगर वो कई टाइप के सर्वर हैं, जैसे वेब सर्वर है, ईमेल सर्वर है, एफटीपी सर्वर है। एफटीपी सर्वर मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसमें डिफरेंट टाइप की फाइल्स रखी हुई। ईमेल सर्वर क्या है, जो ईमेल देता है। वेब सर्वर क्या है, जहाँ पर बहुत सारे वेब पेजेस हैं। तो अगर मान लें सपोज आपका कोई वेब सर्वर है, वो जनरली वेब सर्वर से ही अगर बात करना चाहेगा, सॉरी, अगर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है तो वो ऐसी मशीन से बात करना चाहेगा जो उसी से कंपेटेबल हो, यानी कि वेब सर्वर मशीन से बात करना चाहेगा। अगर ईमेल सॉफ्टवेयर है तो वो ईमेल सर्वर सॉफ्टवेयर से बात करना चाहेगा। तो बेसिकली जो है अपने कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसके अनुसार ये इंटरनेट काम करता है, जिसमें क्लाइंट सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेट पॉसिबली इस क्लाइंट सर्वर मॉडल की वजह से है, और मेनली इस बिकॉज ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो क्योंकि क्लाइंट जो है सर्विस लेता है और सर्वर जो है सर्विस प्रोवाइड करता है, तो क्लाइंट अपने स्पेसिफिक सर्वर से कम्युनिकेट करता है और उससे सर्विसेज लेता है और इंटरनेट आगे बढ़ता है। तो ये था ब्रॉडली इंटरनेट के बारे में, जिसने सबसे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट पढ़ा कि कैसे इवॉल्व हुआ, किस तरह से एक दो सुपर पावर्स की राइवलरी ने ये नेटवर्क क्रिएट करके रख दिया। और उसके बाद इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा। वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, या जिसे कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ कौन कौन सी हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि किस तरह से आईएसपी होते हैं, नैप पॉइंट्स होते हैं, पीओपी होता है यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस होते हैं। उसके बाद फिर आईएसपीज़ के बारे में पढ़ा, इंटरनेट बैकबोन्स के बारे में पढ़ा, और फिर क्लाइंट सर्वर जो मॉडल है जिसने इंटरनेट को आगे बढ़ाया, किस तरह से बढ़ाया, कि इसके बारे में हमने पढ़ा। In case of any feedback, you can contact me at 9899 123 008. Thanks.